हाय एवरीवन। रेंट के ऊपर जीएसटी का क्या होगा, ये सवाल आज की डेट के अंदर काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में है। रेंट को लेके लोगों के दिमाग में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स है कि क्या इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा, क्या इसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, क्या ये एग्जेम्प्ट होगा। अगर हम कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट करते हैं तो उसके ऊपर क्या होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी अगर मैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन से लेता हूं तो क्या होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेता हूं तो क्या होगा। कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली जाती है तो उसका क्या होगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी अगर मैं बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं उसका नॉन रेजिडेंशियल यूज़ ले रहा हूँ तो क्या होगा। क्या उसे कॉमर्शियल मान लिया जाएगा, या मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंस के लिए ले रहा हूँ तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो इसी तरह के बहुत सारे सवाल रेंट को लेके आज की डेट के अंदर लोगों के दिमाग में है। इन्हीं प्रोविजंस को मैं आपको आसानी से समझा सकूँ, आपको इजीली समझ आ सके, उसके लिए मैंने एक हैंडमेड चार्ट बनाया जिसके मैंने ट्राई की है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजंस निकल के सामने आ रहे हैं रेंट को लेके, उन्हें एक ही चार्ट के अंदर कवर करने की कोशिश की जाए। और रेंट पे जीएसटी को लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगले कुछ मिनट्स के लिए पूरे फोकस के साथ, पूरे अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ मेरे को सुन लीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट ना आए कि रेंट के ऊपर जीएसटी क्या है। आपके वो सारे के सारे डाउट्स इसी एक चार्ट की वजह से क्लियर हो जाए। तो जब कभी भी आपको रेंट के ऊपर जीएसटी के इंप्लीकेशन समझने हो तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्रॉपर्टी का टाइप क्या है। क्या वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, क्या वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो आप बिजनेस यूज में ले रहे हो, चाहे आप बिजनेस यूज में ना ले रहे हो, दोनों प्रॉपर्टी यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कवर हो जाएगी। और दूसरी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। पहले आप इन दोनों में से अपनी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। जीएसटी के रेफरेंस के अंदर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसे हम समझते हैं उसे जीएसटी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बोलता है। मतलब जो प्रॉपर्टी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंस के लिए यूज आ रही हो, चाहे उसे लोग बिजनेस में भी यूज कर रहे हो, तो उसे भी जीएसटी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बोलता है। जीएसटी एक्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बोलता है, चाहे आप उसे बिजनेस में यूज कर रहे हो, चाहे आप पर्सनल यूज कर रहे हो। ये बात आपको समझ आएगी जब आप एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की एंट्री नंबर 12 देखेंगे। मतलब जो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 रेट्स का है, सेंट्रल टैक्स रेट्स का है, उसकी आप एंट्री नंबर 12 जब देखेंगे तो वो क्या बोल रहा है कि सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस। कि मतलब आप किसी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को एज अ रेजिडेंस यूज कर रहे हो, तब ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे बात आएगी। तो आपको ये समझना होगा कि आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को आप रेजिडेंस की तरह भी यूज कर सकते हो और आप नॉन रेजिडेंस की तरह भी यूज कर सकते हो। तो जिसे हम सिंपली भाषा में समझते हैं कि आप कोई रेजिडेंस प्रॉपर्टी को एज अ रेजिडेंस भी यूज कर सकते हो और लोग उसे बिजनेस में भी यूज कर रहे हैं। तो जीएसटी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हम समझते हैं उसे रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के नाम से बोलता है। तो सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड कर लेना है कि आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। अब जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंट की बात आती है तो सप्लायर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहता कि आपका सप्लायर कौन है, लैंडलॉर्ड कौन है, जिससे आप रेंट पे कर रहे हैं वो पर्सन कौन है। ज्यादातर केसेस के अंदर वो रेलिवेंट नहीं रहता, एक्सेप्ट वन केस जो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो जब आपकी अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि उसे क्या आप रेजिडेंशियल यूज में ले रहे हो या फिर आप उसे नॉन रेजिडेंशियल यूज में ले रहे हो। तो अगर आप उसे नॉन रेजिडेंशियल यूज ले रहे हो कि कोई प्रॉपर्टी तो रेजिडेंशियल है लेकिन आपने उसके अंदर अपना ऑफिस बना लिया है, कुछ और कर लिया, तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को नॉन रेजिडेंशियल यूज में ले रहे हो, तो अब ऐसे केस के अंदर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, मतलब आप रजिस्टर्ड है एज अ रेसिपिएंट, तो उस केस के अंदर आरसीएम लग जाएगा एज पर नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की एंट्री 5AA से। हमें नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो जब आप नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की एंट्री नंबर 5AA देखेंगे तो वो बात करता है कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। कौन दे रहा है, चाहे कोई भी पर्सन दे रहा हो। हमने बात की कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में आपका सप्लायर कौन है उसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं होता, एक्सेप्ट वन केस। तो कोई भी पर्सन एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस के अंदर आरसीएम का केस बनेगा। तो यही हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी पर्सन अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो यहाँ पे आरसीएम का केस बन जाएगा 13/2017 की वजह से। तो अगर अब उस प्रॉपर्टी को एक रजिस्टर्ड पर्सन लेता है तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा। तो ऐसे केस के अंदर आपको समझना होगा कि ये पर्टिकुलर केस ना ही तो आरसीएम नोटिफिकेशन के अंदर कवर हो रहा है और ना ही एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर कवर हो रहा है। तो इस केस के अंदर ना ही तो एग्जेम्पशन लग पाएगी और ना ही आरसीएम लग पाएगा। तो जो नॉर्मल जीएसटी की प्रोविजंस है वो इस केस के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर आपका जो सप्लायर, जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है जगह का, वो अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जीएसटी के प्रोविजंस लग रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आ जाएगी। और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी पे करने की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन नहीं बना, उसको अभी कोई भी जीएसटी पे करने की लायबिलिटी नहीं है।
यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजंस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो आरसीएम का नोटिफिकेशन है वो बात करता है कि जो आपका रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस केस में जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड हो रहा है। और दूसरा जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है वो बात करता है कि एग्जेम्पशन तभी होगी जब प्रॉपर्टी का यूज रेजिडेंशियल यूज हो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज भी रेजिडेंशियल यूज नहीं हो रहा, नॉन रेजिडेंशियल यूज हो रहा है। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन उस प्रॉपर्टी को नॉन रेजिडेंशियल यूज के लिए ले रहा है। तो ऐसे के अंदर ये ना ही तो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर कवर हो पा रहा, ना ही आरसीएम नोटिफिकेशन के अंदर कवर हो पा रहा। तो जो नॉर्मल जीएसटी के प्रोविजंस है वो यहाँ पे आके लग जाएंगे। इसके बाद अगर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल यूज में लिया जा रहा है तो उसके अंदर आपको देखना होगा कि आपके जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है। जो प्रॉपर्टी को ले रहे हैं जो टेनेंट है वो अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है। अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और जो टेनेंट है वो अनरजिस्टर्ड है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 की एंट्री नंबर 12 की वजह से। वो भी हम देख लेते हैं। तो ये एंट्री बोलती है कि सर्विस जो दी जा रही है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, आपने कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दे दी और वो एज अ रेजिडेंस यूज़ की जा रही है। तो हमने देखा कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को एज अ रेजिडेंस यूज़ किया जा रहा है तो ऐसे केस के अंदर एग्जेम्पशन आ जाएगा, सिवाय उन केस के अंदर कि वो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है तो उस केस के अंदर नहीं आएगा। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसे एक रेजिडेंशियल यूज़ के लिए लिया जा रहा है और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा लिया जा रहा है तो वो एग्जेम्पशन के अंदर फॉल कर जाएगा नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 की एंट्री नंबर 12 की वजह से। अगला केस आता है कि किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को एक रेजिडेंशियल यूज़ के लिए लिया जा रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमने अभी देखा कि वो एग्जेम्पशन के अंदर कवर नहीं हो पा रहा, लेकिन वो एंट्री आगे जाते हुए बताती है कि अगर कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, अगर कोई प्रोप्राइटर है जो रजिस्टर्ड बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म के अंदर चल रहा है तो एक केस बनेगा जहां पे एग्जेम्पशन अप्लाई कर जाएगा। तो वो कौन सा केस होगा कि जो प्रोप्राइटर है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो प्रॉपर्टी ले रहा है, अपने खुद के रेजिडेंस के लिए ले रहा है, अपने खुद के लिए ले रहा है, मतलब बिजनेस के लिए नहीं ले रहा, अपने रहने सहने के लिए अपने घर की तरह वो प्रोप्राइटर वो प्रॉपर्टी ले रहा है। तो उस केस के अंदर वो जो एग्जेम्पशन है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 की एंट्री 12 का एग्जेम्पशन यहां पे भी अप्लाई कर जाएगा। लेकिन अगर वही प्रोप्राइटर अगर किसी अदर यूज के लिए वो प्रॉपर्टी ले रहा है, मतलब अपने खुद के रहने के घर के लिए उस प्रॉपर्टी को नहीं ले रहा है और यहां पे आरसीएम अप्लाई कर जाएगा नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की एंट्री नंबर 5AA की वजह से। तो हम इस एंट्री को भी देख लेते हैं। तो ये एंट्री हमने अभी देखी थी कि कोई भी रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है एक रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दे दी जा रही है तो उस केस के अंदर आरसीएम हो जाएगा। तो हमारे केस में कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल यूज के लिए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो वो इस एंट्री के अंदर कवर हो रहा है। प्रोप्राइटर है वो अगर उसे पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, उसे अपने खुद के घर की तरह ले रहा है तो वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में फॉल कर जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो अदर देन पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो उसके अंदर वो आरसीएम की इस एंट्री के अंदर फॉल कर जाएगा और यहां पे आरसीएम अप्लाई करेगा। और इसी तरह उस प्रॉपर्टी को अदर देन कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म ले रही है, कोई पार्टनरशिप फर्म ले रही है, कोई कंपनी ले रही है तो उस केस के अंदर कोई भी एग्जेम्पशन की बात नहीं आएगी। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन उस केस के अंदर पिक्चर के अंदर नहीं आता, वो आपके आरसीएम नोटिफिकेशन की एंट्री 5AA के अंदर कवर हो जाएगा और वहां पे आरसीएम अप्लाई करेगा। तो यहां तक अगर मैं आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में समराइज करना चाहूं तो आपको देख लेना है कि प्रॉपर्टी टाइप कौन सी है। अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसे जीएसटी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बोलेगा, और अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आपको देखना है कि सबसे पहले उसे यूज कैसे किया जा रहा है। क्या उसे नॉन रेजिडेंशियल यूज किया जा रहा है या रेजिडेंशियल यूज किया जा रहा है। नॉन रेजिडेंशियल यूज मतलब किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप अपने बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हो तो वो नॉन रेजिडेंशियल यूज में आ जाएगा। दूसरा, आप उस प्रॉपर्टी को क्या रेजिडेंशियल यूज कर रहे हो। अगर आप उसे नॉन रेजिडेंशियल यूज करें तो आपको देखना है कि क्या जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, मतलब जो किराएदार है, जो टेनेंट है, क्या वो रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आरसीएम अप्लाई कर जाएगा। अगर आप नॉन रेजिडेंशियल यूज के लिए ले रहे हो और जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, मतलब जो किराएदार है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको देखना है कि आपका सप्लायर क्या रजिस्टर्ड है या सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो आपके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, और अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल यूज के अंदर ले रहे हो, मतलब कोई रहने के हिसाब से ले रहे हो, तो उस केस के अंदर अगर आपका अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो उसके अंदर एग्जेम्पशन अप्लाई कर जाएगा। और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आपको देखना होगा कि क्या आपका रेसिपिएंट प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर कोई पार्टनरशिप कंपनी है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है और वो प्रोप्राइटर अपने खुद के रहने वगैरह के लिए ले रहा है तो वहां पे एग्जेम्पशन अप्लाई कर जाएगा। और अगर वो अपने खुद के रहने के लिए नहीं ले रहा, चाहे वो अपने किसी एम्प्लॉय के रहने के लिए ले रहा हो या किसी और काम से ले रहा हो जो सिर्फ रेजिडेंशियल यूज ही है, तो उस केस के अंदर आरसीएम अप्लाई कर जाएगा।
और अगर केस जहाँ पे कोई भी वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न नहीं है, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो वहाँ पे आरसीएम अप्लाई करेगा। तो जब आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का समझ आ गया तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल है। तो अगर आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आपको देखना है कि जो सप्लायर है, जो मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, वो क्या रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर आपका सप्लायर लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड है तो आपको देखना है कि आप रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो बेसिकली अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस के अंदर अगर सप्लायर रजिस्टर्ड हो गया तो उस केस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। जो भी आरसीएम की बात आएगी वो तब आएगी जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। तो अब अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस के अंदर क्या होगा? अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो जाता है, मतलब अगर मालिक तो अनरजिस्टर्ड है उस कमर्शियल प्रॉपर्टी का, लेकिन जो किराएदार है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो रजिस्ट्रेशन लेके काम कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आरसीएम आ जाएगा नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की एंट्री 5AB की वजह से। इस एंट्री को भी हम देख लेते हैं। ये वाली एंट्री जो भी नई इंसर्ट की गई थी वो एंट्री है। तो ये एंट्री 5AB बोलती है कि सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हमने वहां कवर कर ली कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, जो हम कमर्शियल प्रॉपर्टी कवर कर रहे हैं वो। तो अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है तो वहां पे आरसीएम आएगा। जो सेम केस हमने अभी कवर किया उसे ये यहाँ पे कवर कर रहा है। तो अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे आरसीएम आ जाएगा। और अगर सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो वो ना ही तो एग्जेम्पशन के अंदर कवर होता, ना ही आरसीएम के अंदर कवर होता। तो नॉर्मल जीएसटी के प्रोविजंस लगेंगे और उसके ऊपर नो जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि जो सप्लायर है वो नॉन टैक्सेबल पर्सन है, वो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। तो अब मैं आपके कन्वीनियंस के लिए इस पूरे चार्ट को एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। आपको सबसे पहले देख लेना है कि जो प्रॉपर्टी रेंट पे है वो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, वो क्या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, क्या वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अगर वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है तो आपको देख लेना है कि उसका यूज़ आप कैसे करने वाले हो, रेजिडेंस की तरह करने वाले हो या नॉन रेजिडेंस की तरह करने वाले हो। अगर आप उस प्रॉपर्टी का रेजिडेंस की तरह यूज़ नहीं करने वाले, नॉन रेजिडेंशियल यूज़ करने वाले, मतलब अपना बिजनेस चलाने वाले हो, अपना ऑफिस बनाने वाले हो वहाँ पे, तो उस केस के अंदर देख लेना है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपके ऊपर आरसीएम आ जाएगा। अगर वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ऊपर अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा, और सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। अब उस प्रॉपर्टी का यूज़ रेजिडेंस की तरह होने वाला है। अगर रेजिडेंस की तरह होने वाला है तो जो रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड हो गया तो वो स्ट्रेट अवे एग्जम्पशन के अंदर चला जाएगा। अगर उसका यूज़ रेजिडेंशियल की तरह होने वाला है और जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस के अंदर हमें देख लेना है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन क्या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है या अदर देन प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है। अगर वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो वो अगर अपने खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो एग्जम्पशन के अंदर फॉल कर जाएगा। और वो अपने खुद के रहने के लिए यूज़ नहीं कर रहा लेकिन वो रेजिडेंशियल यूज़ कर रहा है, मान लीजिए अपने कोई एम्प्लॉयज़ को ठहरा रहा है या किसी और के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस केस के अंदर आरसीएम आ जाएगा। और अगर कोई अदर देन प्रोप्राइटरशिप कंसर्न उसे यूज़ कर रहा है तो उस केस के अंदर भी आरसीएम रहेगा। अब बात आती है कमर्शियल प्रॉपर्टी की। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है या सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो उस केस के अंदर स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। अगर अब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो गया तो आरसीएम आ जाएगा, और रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पे नॉर्मल जीएसटी के प्रोविजन लगेंगे, कोई एग्जम्पशन, कोई रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। सिंस सप्लायर टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो यहाँ पे नो जीएसटी का केस बन जाएगा। तो आई होप आपको इस चार्ट के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू जो रेंट के ऊपर जीएसटी को लेकर जो भी कंफ्यूजन्स थे वो क्लियर हुए होंगे कि किस केस के अंदर क्या होगा, रेजिडेंशियल में क्या होगा, कमर्शियल में क्या होगा, कहाँ आरसीएम लगेगा, कहाँ एग्जम्पशन आएगा, कहाँ फॉरवर्ड चार्ज आएगा। तो वो लेके सारे कन्फ्यूजन आपके इस चार्ट और इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।